मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक नई जानकारी पहुँचे, रिसर्च फाइंडिंग्स जो है अनुसंधान कार्य हैं उन तक पहुँचे, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बारिश के मौसम में लगातार बारिश हो रही है, एक दो दिन तक पानी भरता है। तो इस पानी के भरने से फसल पर जो विपरीत प्रभाव आ रहा है, उस विपरीत प्रभाव को हम कैसे कम करें ताकि हमारी उपज अच्छी मिल सके। तो कभी कभी ये होता है कि लगातार बारिश होती रहती है और खेत में हमारी पानी भरा रहता है। तो धान के खेत में तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती पानी के भरने से, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं उसमें भी नुकसान होता है और धान में भी नुकसान होता है। तो इस नुकसान को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसे कौन से नुकसान हैं जो हमारी फसल को पे आ रहे हैं, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। देखिए, जब भी खेत में पानी भरे, चाहे आपका ट्रांसप्लांटेड राइस है, रोपित धान है, और उसमें पानी भरता है, और अगर ये पानी बहुत तेजी से खेत से निकलता है तो ये अपने साथ मिट्टी भी बहा के ले जाएगा। तो कोई भी फसल है, चाहे मक्का है, सोयाबीन है, गन्ना है, कोई भी फसल है, और उसमें लगातार पानी खेत से बाहर निकल रहा है और उस पानी में अगर मिट्टी जा रही है, तो समझ लिए आपकी खेत की उर्वरता क्षमता लगातार कम हो रही है। उसमें से जैविक पदार्थ निकल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स बह के जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सब बाहर जा रहा है खेत से। तो ऐसी स्थिति से सबसे पहले आपको बचने के लिए क्या करना है, खेत के चारों तरफ पहले से ही मेड़ बना के रखनी है, ताकि जो खेत का पानी पहले खेत में रहे, और एक कहीं कोने से या किसी उससे आपको पानी निकलने का रास्ता देना चाहिए, ताकि पानी को एक ही जगह से निकले। कई जगह से निकलेगा तो मिट्टी को तोड़ता हुआ जा सकता है। तो उसको हमें एक ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारी खेत की मिट्टी बाहर ना जाए, पानी चला जाए लेकिन मिट्टी को आप रोकने का प्रयास करें। तो ये तभी संभव है जब आप पहले से प्रयास करते हैं। अगर आप ये काम अभी नहीं कर पाए हैं और बारिश चल रही है, तो फिर आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पे हम थोड़ा मिट्टी को ऊंचा करके रखें, ताकि पानी सही से निकल सके और मिट्टी वहाँ रुके। दूसरा नुकसान हमारा ये होता है कि अधिक पानी से नाइट्रोजन जमीन से नीचे चली जाती है, जिसे निच्छालन कहते हैं, रिस के नीचे जाती है। और जो भी आपने यूरिया से या डीएपी से या एनपीके से जो भी आपने नाइट्रोजन दी है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फसल पे उसके प्रभाव नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब बारिश रुके और खेत से आपको जल निकासी करनी है, और जल निकासी ऐसे करनी है जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी पानी के साथ ना जाए, और जब खेत चलने लायक हो जाए तो उस समय आपको 2% यूरिया का छिड़काव कर देना है। तो आप ये देखिए, खेत में तो यूरिया नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फसल बहुत बड़ी हो चुकी होगी। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे की जाए जो जमीन से निच्छालित हो गई है? तो खड़ी फसल में, चाहे मक्का है, गन्ना है या धान है, उस समय आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। तो 2% यूरिया का मतलब यह हुआ 20 ग्राम यूरिया आपको 1 लीटर पानी में घोलनी है, और फिर आप अपनी फसल पे छिड़काव कर दीजिए। मतलब अब चाहे आपका उसमें 200 लीटर पानी भी लग सकता है, फसल के अनुसार 300 लीटर लग सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 1 एकड़ में 200 से 250 लीटर पानी लग जाता है, ये हम मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 100 लीटर में हमारा कितना लगेगा। आप देख सकते हैं 100 लीटर में हमारा 2 किलोग्राम यूरिया लगेगा। तो आपको इस दर से 1 लीटर पानी लेके उसमें 20 ग्राम यूरिया घोलनी है। आप अगर ज्यादा यूरिया घोलेंगे तो पत्तियों के जलने का डर रहता है। तो ये पहला आपको काम करना है कि 2% हम यूरिया का फसल पर हम छिड़काव करें, ताकि फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। जो फसल में पीलापन आएगा या क्लोरोफिल कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, वो नाइट्रोजन कमी की वजह से आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पानी से जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो इसलिए हमको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि जो पोटेशियम है वो भी पानी के साथ बह के नीचे चला जाता है। खासतौर से बलुई मिट्टी जो है, हल्की मिट्टी है जिसमें पानी जल्दी नीचे जाता है, वो अपने साथ पोटेशियम को भी नीचे ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पोटेशियम का सप्लीमेंट करना पड़ेगा, पोटेशियम बाहर से देना पड़ेगा। तो पोटेशियम के लिए एमओपी खाद आती है, सल्फेट ऑफ पोटाश खाद आती है, तो वो हमको प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन चूंकि फसल बहुत बड़ी हो चुकी है और छिड़काव करना ऐसी खाद में, ऐसी फसल में मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो यहाँ भी आपको, अगर आपके खेत हल्के हैं, बलुई मिट्टी के हैं, यहाँ आपको 2% म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी जिसे हम बोलते हैं, उसका छिड़काव करना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश का। तो ये वो भी यही बनेगा 20 ग्राम 1 लीटर पानी में। अब आप ये सोचेंगे कि हम दोनों को एक साथ मिला दें, यूरिया को भी और एमओपी को।
तो हम छिड़काव करते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप 2% ये मिलाएंगे, 2% ये मिलाएंगे तो 4% का घोल बन जाएगा जो पत्तियों को जला सकता है। तो आप अलग अलग छिड़काव करना है। आपको एमओपी का छिड़काव तब करना है, आपकी खेत अगर बलुई है और ऐसी संभावना है पोटेशियम की कमी आने लगे, तब आपको छिड़काव करना है। तो बलुई मिट्टी, हल्की मिट्टी में पोटेशियम की कमी बहुत जल्दी आ जाती है। जो भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उसमें पोटेशियम की इतनी जल्दी कमी नहीं आएगी निच्छालन होकर के, लेकिन बलुई मिट्टी में आ जाएगी। तो अब हम कैसे करें कि हमें यूरिया भी देनी है और एमओपी भी देनी है? तो पहले आप क्या करें, पहले यूरिया को सप्लीमेंट करें, मतलब यूरिया का पहले छिड़काव कर दें 2% का, और उसके 5-6 दिन बाद आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों को मिला के ना करें। आप ये ना सोचें हमारा समय बच जाएगा, लेबर बच जाएगी। इसमें हमारी फसल के जलने का डर हो सकता है, क्योंकि पानी भरने से क्रॉप पहले से ही स्ट्रेस में है, वो पहले से ही मुरझा चुकी है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, और ऊपर से हम डबल साल्ट दे दें, यूरिया का भी दे दें, एमओपी का भी दे दें, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि पत्तियां जल जाएं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अलग अलग दें और दोनों की छिड़काव में 5 से 6 दिन का अंतर रखें। तो ये 2 तत्व बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, इस कारण से हमको इनका स्प्रे करना चाहिए। तीसरा हमारा ये हो सकता है कि बारिश का पानी रुक जाए, उसका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है खेत के अंदर, और उस समय जो है बीमारियां आने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। खास तौर से जो बैक्टीरिया से या फंगस से बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं, और बैक्टीरिया वाली तो पानी से बहुत जल्दी फैलती है। तो हमको चाहे धान है, मक्का है, वहाँ अपने खेत में हमें देखना पड़ेगा कि बारिश के बाद कोई गंभीर बीमारी तो नहीं आ रही है, और उसके अनुसार उसी का हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई फंगस वाली बीमारी है तो हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, और अगर बैक्टीरिया की है तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे। तो एक बहुत जो कॉमन समस्या धान में आती है वो जीवाणु झुलसा रोग की आती है। जहाँ खेत में पानी भरा रह जाएगा वहाँ ये जीवाणु झुलसा रोग रहता है, बढ़ जाएगा, तो आपकी जो धान की फसल है वो खराब हो जाएगी, और जो अच्छी फसल से हमें फिर उपज नहीं मिल पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बारिश लगातार हो गई है, उसके बाद अपने फसल की विजिट करें, खेत देखें, ऑब्जर्वेशन रखें अपने फील्ड में कि जीवाणु झुलसा रोग तो नहीं आ रहा है। अगर ये रोग आ रहा है तो आपको उसको तुरंत उसके लिए आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो धान में जैसे कि जीवाणु झुलसा के मैं बता रहा हूँ, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप छिड़काव करें, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये आपको छिड़काव कितना करना है, ये आपको 1.5 लीटर करना है 1 हेक्टर में। 1.5 लीटर 1 हेक्टर में छिड़काव करना है, मतलब आपको 600 मिलीलीटर 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। तो आप इसका छिड़काव कर देंगे तो धान में जो जीवाणु झुलसा रोग है उसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार मक्का में भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ सकती है, तो उसके अनुसार उसकी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम पोषक तत्वों की जो कमी आई है उसको हम पूरा करें। तो खास तौर से 2 पोषक तत्व हमारे हैं। पहला है हमारा नाइट्रोजन, जिसको हमें यूरिया के स्प्रे के माध्यम से देना है। दूसरा तत्व है हमारा पोटेशियम, जो हमको एमओपी के से देना है। अगर एमओपी नहीं है तो एसओपी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सल्फेट ऑफ पोटेशियम आता है, सल्फेट साल्ट होता है, क्लोराइड साल्ट होता है, आप एसओपी के माध्यम से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और लेकिन आपको दोनों को मिला के नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि फसल में इंजरी हो सकती है। तो ये थोड़ा मेहनत का काम हमारा हो जाएगा कि हमें 2 बार छिड़काव करना पड़ रहा है, 3 बार छिड़काव करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी फसल में जो कमी आ रही है हम उसको पूरा कर सकते हैं ताकि हमको अच्छी उपज मिले। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल भी हमारी खेत से ना जाए। वैसे तो बड़ा असंभव काम हो जाएगा कि पानी के साथ बहती मिट्टी को रोकने का, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम खेत के चारों तरफ बंड बना के रखें और पानी 1 या 2 जगह से ही खेत से निकालें, ताकि वो सेफ वेलोसिटी से बाहर से निकल सके और पूरे खेत की मिट्टी को बहा करके ना ले जाए। अगर खेत की मिट्टी चली गई बाहर तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही है, खेत की मिट्टी जो बाहर चली जाएगी, मृदा अपरदन इसे हम कहते हैं। मिट्टी चली गई तो जो नीचे की जो मिट्टी रहती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती, ऊपर की जो टॉप लेयर होती है 15 सेंटीमीटर की, वो उपजाऊ होती है। धीरे 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 ऊपर की मिट्टी जाती रहेगी हर सीजन में बारिश के साथ। तो आप समझिए कि आपके खेत की उर्वरता बहुत कम होती जा रही है, उसमें जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो जाएगा और आने वाले समय में उसकी उत्पादन क्षमता गिर जाएगी। तो ये काम तो आपको करना ही करना है कि मिट्टी को रोकना है चारों तरफ बेड़ बना के, और जब बारिश रुक जाए पानी निकाल करके आपको ये काम जरूर करने हैं, ताकि हमारी फसल में जो नुकसान हुआ है उसको हम पूरा कर सकें। तो बीमारियां बहुत तरह की आ सकती हैं, हर फसल में आ सकती है, अलग अलग फसलें रहती हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको जैसे धान का दिया है, जीवाणु झुलसा रोग आ सकता है।
और अगर जीवाणु झुलसा रोग आ रहा है धान में तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, वहां फिर हमें नाइट्रोजन नहीं देनी है, नाइट्रोजन रोक देनी है। तो वहां अगर आप नाइट्रोजन दे देंगे तो हो सकता है कि ये बीमारी बढ़ जाए। तो वहां अगर जीवाणु झुलसा रोग आ गया है तो वहां फिर आप स्प्रे मत कीजिए यूरिया का, वहां आपको स्प्रे नहीं करना है धान में अगर जीवाणु झुलसा रोग है तो, क्योंकि स्प्रे करने से, नाइट्रोजन मिलने से वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है और बीमारी बढ़ जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि कहाँ हमें करना है, कहाँ नहीं करना है। तो यूरिया का छिड़काव आपको तब नहीं करना अगर धान में ये आपकी जीवाणु झुलसा रोग आ गया है, और उसके लिए तब आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करना है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।